नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। यूपी में 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। यूपी में योगी मोदी ने पूरी ताकत मिलकर लगाई थी। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाए। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया। इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सपा ने इस बार 37 सीट जीती, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। सपा का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया। यूपी का सियासी नक्शा देखेंगे तो सपा ने पूर्वांचल, वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में लाल रंग को गाढ़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा 20 सांसदों को करारी हार मिली है। इसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में भाजपा ने 42 मौजूदा सांसदों को टिकट रिपीट किया था। इसके अलावा 5 बड़े चेहरों को भी हार का सामना देखने को मिला। अमेठी से स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अयोध्या से लल्लू सिंह, खीरी से अजय मिश्रा टेनी और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को जनता ने हार का स्वाद चखा दिया, जिस पर सबकी नजर थी। मोदी सरकार के 11 मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में थे, जिसमें 7 हार गए। और चलिए हमारे साथ घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, यदि सबसे पहले बीजेपी की ही बात करें, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव के लिए वो उत्तर प्रदेश में ही है। और जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण रहा वो जो समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा था, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस नारे के काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा। इसके इतर तमाम बातें ये सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं था उत्तर प्रदेश में। और सरकार और संगठन के बीच में तालमेल के अलावा अगर बात करें तो संघ ने पूरी तरीके से यहाँ पे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, संघ और संगठन के बीच, भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच में भी तालमेल की कमी देखने के लिए मिली। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी रही वो इस बार उन दलित वोटरों को, जो दलित वोटर 2019-2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट किए थे, जिसे फ्लोटिंग वोट के तौर पे जाना जाता है, वो फ्लोटिंग वोटर अब इस बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे औंधे में गिरी। 2019 में 62 सीटें जीती थी, बाद में 2 उपचुनाव हुए। वो दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। यानी पूरा ओवरऑल की अगर बात करें तो 64 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी प्लस का कब्जा था। और इसी के साथ अगर बात करें, महज 5 सीटों पे ही समाजवादी पार्टी का खाता खुला था और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी। बहुजन समाज पार्टी इस बार शून्य पे चली गई है। और वोट प्रतिशत जो कभी 14%, 17%, 21% तक जाता था बहुजन समाज पार्टी का, वो महज 1 अंक में सिमट करके रह गया है। 8-9% पे ही जाकर के टिक गया है। यानी जो इसके जो 10% वोटर घटे हैं बसपा के, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट ना हो करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन ये जो इनका शिफ्ट होने का जो तौर तरीका था, उसमें भारतीय जनता पार्टी औधे मुंह गिरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी मूव कर सकते थे, जो अभी तक करते आए हैं। यानी जो बसपा के वोट बैंक थे, जो बसपा के मूल वोटर थे, वो वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों नहीं गए, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर के उभरा है। और ये एक बड़ी चुनौती भी बनकर के उभरी है। सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में हार ही नहीं, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा बने रहने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे
तो इकलौती एक नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ये मानी जाती हैं कि वो अपनी वोटर को शिफ्ट करने का तरीका जानती हैं, वो शिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से अपने वोटरों को लुभाने की बात कही और जो जनसभाएं उनकी हो रही थी काफी तेजी से, जो जिस तरीके से वो घटा, वो फायदा न भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई, समाजवादी पार्टी उठा पाई। दूसरा सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी, जो सबसे ज्यादा कविता देखा गया वो उत्तर प्रदेश में देखा गया। 42 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किए थे, जिस 42 में से 20 सांसद चुनाव हार गए और 11 केंद्रीय मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इन 11 मंत्रियों में 7 केंद्रीय मंत्री हार गए, महज 4 केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाया है उत्तर प्रदेश में। तो जब सोचिए कि इस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल हो कि जब केंद्रीय मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, यहीं पे बगल की सीट है मोहनलालगंज, राजधानी लखनऊ का, 2 बार से सांसद थे, दोनों बार वो केंद्रीय मंत्री बने थे, वो हार गए यहां से, लगभग 64,000 वोटों से हार गए। पिछली बार महज 30,000 वोट पाने वाले आर.के. चौधरी 64,000 वोटों से इस बार केंद्रीय मंत्री को हरा दिया, कौशल किशोर को यहां से मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। यही राजधानी लखनऊ में ये अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें रही जहां पे जो जातिगत समीकरण थी, वो जातिगत समीकरण के फेर में भारतीय जनता पार्टी पड़ गई और ला के बातें करते रह गए कि सबका साथ सबका विकास, हम संविधान मर जाएंगे, नहीं डूबने देंगे, नहीं खत्म होने देंगे, और ये कांग्रेस चाहती है कि संविधान खत्म हो, हम नहीं चाहते, लाख सफाई देते फिर रहे। लेकिन जो दलित वोटर रहा, वो दलित वोटर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। उसको लग रहा था कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सबसे पहले संविधान पे करारा प्रहार करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि पिछले 2014-2019 में छोटे छोटे नेता तक कई छोटे छोटे नेता जो होते थे, सांसद, विधायक और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री टाइप के जो नेता होते थे, वो तमाम तरीके के दावे वादे कर देते थे, तमाम तरीके के मैसेज कन्वे कर देते थे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर सफाई दे देते थे, तो दोनों बातें चली जाती थी, एक तो पक्ष की बातें चली जाती थी, एक दूसरी विपक्ष की बातें चली जाती थी। लेकिन इस बार लल्लू सिंह जो अयोध्या से चुनाव हारे, उन्होंने खुद संविधान पे बात की थी और तमाम ऐसे नेता रहे जो अच्छे स्तर पे रहे, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही कि 400 अगर हमको 400 सीटें मिले तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। ये इसको पॉजिटिव तौर पे देखा गया कि इससे अगड़ा जो है, इससे सवर्ण समाज खुश होगा और वोट प्रतिशत बन जाएगा। बाद में मोदी जी पटल पे आएंगे, बोलेंगे कि संविधान हम नहीं बदलने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा शैली है, जो प्रचार प्रसार है, वो लोगों के जेहन में इस बार नहीं चल रही है। और सच बताऊं तो हुआ भी उत्तर प्रदेश बिल्कुल घनश्याम कि इस बार जो विपक्षी दल के जो नेता थे, उनकी बातें कहीं ज्यादा सुनी गई अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है। तो ऐसे में ये जो सारे समीकरण बने, जो मैसेज कन्वे हुआ, जो एक माहौल बना, वो इंडी गठबंधन के तरफ ज्यादा बना और जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ते में चली गई। इसके अलावा अंदरूनी कलह सबसे ज्यादा बताई जा रही है कविता। सपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की, 37 सीट। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इनके हार के कारण रहे कि जो 33 सीटों पे सिमट गए। लेकिन अगर बात करें तो एक जो ओबीसी वोटरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एकजुट नहीं कर पाई। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की जीत में ओबीसी और दलित वोटरों का सबसे बड़ा अहम रोल रहा। देखिए, इस बार 5 यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, वो भी 5 अखिलेश यादव के परिवार के, बाहरी किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। मुसलमान को बेहद कम टिकट दिया गया। यानी जो यमवाई समीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी का जो एक चेहरा बना हुआ था, वो गैर यादव ओबीसी पर उनका टारगेट रहा। जो सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी ने साधा, वो इस बार उसका एक्सपेरिमेंट बेहद सफल रहा, क्योंकि वो यादवों को ज्यादा तौर पे यादवों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों पर जोर नहीं दिया। उसको पता था कि ये मुसलमान और यादव और मौजूदा वक्त में एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो जो इधर के शिफ्ट होंगे वो शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी मुस्लिम यादव का हमको वोट तो मिलना ही है। इसके इतर अगर गैर यादव ओबीसी पे अगर हम लोगों ने टारगेट कर दिया तो वो हमारे लिए बेहद मुफीद होंगे। 2 साल से पीडीए का नारा लगातार समाजवादी पार्टी देती रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो भी इस बार इनके एजेंडे में बेहद
बेहद मुफीद रहा। और इसके अलावा 90% की आबादी और ओबीसी कुर्मी पटेल की समीकरण को इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर होते थे उसको साधा है और उनके जाति के ज्यादा प्रत्याशियों को इन्होंने टिकट दिया है, उसका भी सीधा फायदा होता हुआ समाजवादी पार्टी को दिख रहा है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है बढ़ जाते थे या फिर वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाते थे, कांग्रेस या बसपा की तरफ। इस बार सपा और कांग्रेस को एक साथ आने से वो सीधे तौर पे मुसलमान उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमेशा से वोट देता रहा है। तो इस बार उनका एकदम एजेंडा साफ था कि इस बार जो है गठबंधन हमको बंटना नहीं है। सपा बसपा में वो तो बट ही नहीं सकते थे क्योंकि इनका गठबंधन था। बसपा की तरफ जा ही नहीं गए क्योंकि इंडी गठबंधन के लोगों ने साफ कर दिया था कि ये भाजपा की बी टीम के बन करके काम कर रही है। ऐसे में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। लगभग 90% से ज्यादा जो वोटिंग हुई वो इंडी गठबंधन के तरफ हुई, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को इसका भी फायदा मिला। दूसरी बात, इस बार जो जातिगत समीकरण के अलावा पीडीए की समीकरण के अलावा जो सबसे ज्यादा सपा ने जो साधा वो एंटी इंकम्बेंसी को साधा, जो इनके अंतरकला के चलते टिकटों का बंटवारा नहीं बेहतर ढंग से हुआ, सांसदों की टिकट रिपीट की गई। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती थी कि हमारी सरकार अच्छी से चल रही है, हमारे सांसद अच्छे हैं, इसलिए हम नहीं बदल रहे ताकि इसका पॉजिटिव माहौल बने, लेकिन ये निगेटिव माहौल बन गया और एंटी इंकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को अर्थ से अर्थ तक पहुंचा दी। जी बिल्कुल कविता जी। घनश्याम, यदि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जनता का प्यार मिला, और रायबरेली की बात करें तो सोनिया गांधी ने इमोशनल मैसेज भी किया था कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूं, और वो जनता ने जो सोनिया गांधी उनकी बात मानी और भरपूर सहयोग दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर सपा और भाजपा की इतर बात करें तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। 6 सीटें उसे मिली, जो सिर्फ एक रायबरेली की सीट जहां से राहुल गांधी जीते हैं, वहीं से सोनिया गांधी पिछली बार से सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों 79 सीटों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, जमानत तक नहीं बचा पाए थे। और लगातार कल अगर सुबह रुझानों से लेकर के देखा जाए तो शाम तक परिणाम आने तक लगातार 6-7 सीटों पे 8 सीटों पे कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। चाहे आप ये कह दीजिए कि साइकिल पे पंजा सवार हो गया था या फिर पंजा का हाथ साइकिल पे चला गया था, लेकिन ये इनके गठबंधन ने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से जिंदा कर दिया है। लेकिन जिसका जिक्र आपने रायबरेली से की, एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वो गढ़ माना जाता है, पारंपरिक सीट माना जाता है। एक नाराजगी में अमेठी की सीट कांग्रेस वहां पे हार चुकी थी और वहां पे स्मृति ईरानी नो डाउट बहुत बेहतर मेहनत किया था पहली बार। अगर 2014 के बाद 2019 की बात करें, 2014 से 2019 के बीच में वो भले सांसद नहीं थी, लगातार दौरे किया, हर घर में गई। वहां पे अगर उप प्रधान की मौत हुई तो उन्होंने वहां पे जाके कंधा दिया। स्मृति ईरानी ने एक बेहतर माहौल बनाया था, लेकिन वो जब जीत गए काम तो किया वहां पे, लेकिन लोगों ने कहा कि इनके अंदर गुरूर बोल रहा है। ये वो नेता नहीं है जिस नेता को हमको हमारे बीच में चाहिए, जो हमारे आसपास चाहिए। और दूसरी तरफ वहां पे पूरे कांग्रेस परिवार, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनकी माता सोनिया गांधी हो, बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।